हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का हमारा जो विषय चल रहा है उसमें आज का जो हम अपना सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा टॉपिक नंबर 4, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व विभिन्नता। अब देखिए, इस टॉपिक में भी ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसा कि इसके पहले भी हुआ है, टॉपिक नंबर 2 जो था उसमें अलग अलग पर्सनैलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, है ना। वो दोनों अलग अलग टॉपिक थे जो साथ में दिए गए थे। वैसे ही ये जो टॉपिक है इसमें भी दो अलग अलग भिन्न टॉपिक है। तो आज मैं सबसे पहले आपको क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता या सृजनात्मक ये चीज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो ये टॉपिक दिया हुआ है, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व भिन्नता। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो होगा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अब इसको कई अलग अलग नाम से भी जाना जाएगा, जैसे कि रचनात्मकता, है ना। तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहले क्रिएटिविटी, ये जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है अगर ये पूछा जाए तो क्रियो वर्ड से। इस क्रियो का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टू मेक और टू क्रिएट, यानी कि बनाना। ठीक है, किसी भी चीज का निर्माण करना, टू मेक और टू क्रिएट। हाँ, और हिंदी में अगर मैं कहूं तो जो ये शब्द है सृजनात्मकता, है ना, इसका अर्थ ये किससे बना हुआ है, सृजन शब्द। सृजन यानी कि कुछ नया बनाना, नवीन, कुछ नया करना, है ना। टू मेक और टू क्रिएट किस वर्ड से लिया गया है, क्रियो वर्ड से, जिसका यह अर्थ होता है। और सृजन शब्द का क्या मतलब होता है, सृजन करना, किसी चीज को नया बनाना, कुछ भी नया करना या नवीन हम कहते हैं। तो ये जो वर्ड है क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता, दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश इसमें जानने की जरूरत है। ठीक, अगर इस पूरे वर्ड की मैं बात करूं सृजनात्मकता, तो ये जो क्रिएटिविटी वर्ड है इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्व की वस्तु यानी पहले से जो भी अवेलेबल आपके पास रिसोर्स है, कोई भी वस्तु अवेलेबल है, कोई भी विचार, कोई भी आइडिया जो आपके पास है, कोई भी ज्ञान यानी जो नॉलेज है, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। अब डेफिनेशन अलग अलग लोगों के द्वारा जो दी जाती है वो तो अलग चीज है ना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बेसिकली सृजनात्मकता होती क्या है। तो देखिए, सृजनात्मकता किस शब्द से बना है, सृजन शब्द से, कुछ नया बनाना या कुछ नवीन चीज का आविष्कार करना, ये होता है क्रिएटिविटी का अर्थ। उसके अलावा मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, अगर मैं बोलूं कि क्रिएटिविटी, पर्टिकुलर क्रिएटिविटी वर्ड जो है उसका क्या अर्थ है या सृजनात्मकता मतलब क्या होता है। तो कोई भी जो आपके पास पूर्व की कोई भी वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि, किसी भी प्रकार का कोई चीज वो हो सकता है, कोई आपके पास आइडिया हो सकता है, विचार, है ना, कोई पहले का जो आपके पास नॉलेज है, या कोई भी कार्य जो है, ये जो पहले से आपके पास है उसको पुनः व्यवस्थित करना यानी फिर से व्यवस्थित करके उसको एक नया रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है ना। आपने देखा होगा बच्चों को, कई बच्चे जो हम बोलते हैं कि वो क्रिएटिव है, क्यों हम उन्हें बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज से, एक अवेलेबल चीज से कुछ नया, कुछ ऐसा चीज बना लेते हैं जो एकदम नई चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमने देखा था अपने स्कूल टाइम पे, वो होती है, कई चीजें होती है जिसमें कि कोई भी सामान आपके पास अवेलेबल है जो या तो वेस्ट कहलाएगी या आपके पास रखी हुई है। अब उस सामान, पर्टिकुलर सामान को कौन सा बच्चा किस प्रकार से रूप देके एक नया कुछ नया रूप प्रदान कर पाता है उसी चीज को। यही एक चीज, कोई भी एक मटेरियल है, एक पेपर ही है, कागज है ना। उसके अलावा जैसे कि आइसक्रीम स्टिक होते हैं, कई अलग अलग चीज है। तो पूर्व की जो वस्तु उसके पास अवेलेबल है, अब उसी वस्तु से सब बच्चे अलग अलग चीज बनाएंगे। तो जो उनके आइडियाज है, जो उनके विचार है, जो उनका ज्ञान है, उसके आधार पर, जो उनके पूर्व की जो भी एक्सपीरियंस है, उनके आधार पर उसको व्यवस्थित करना, पुनः व्यवस्थित करके एक नया रूप प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता इसका अर्थ जो होता है वो क्या है, मौलिकता प्लस उपयोगिता। यानी कि मौलिकता मतलब कुछ नया, है ना। आप मौलिकता को किस रूप में यहाँ पे देखेंगे, कुछ नया, नए चीज से। तो सृजनात्मकता का उपयोग या सृजनात्मकता तब कहलाएगी जब कोई चीज, जो भी हम पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य, इसको हमने व्यवस्थित तो कर दिया है, लेकिन वो क्या बन जाएगी, एक नई चीज बन जाएगी, प्लस एक उपयोगी चीज भी हो। अगर कोई टूटी फूटी चीज को मैं जोड़ देती हूँ लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, वो अगेन वो वेस्ट है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो सृजनात्मकता तब कहलाएगी जब हमारे पास दो चीजें हो, ठीक है, एक मौलिकता और दूसरा है उपयोगिता। मौलिकता यानी कि नवीनता, ठीक है, नवीन, देखिए मौलिकता को ही क्या कहा गया है, नवीनता या नवीनता कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मौलिकता है उसका अर्थ क्या कहलाएगा, नवीन, नई चीज, नवीन
नवीनता हो उसके अंदर, नम्यता हो उसके अंदर, प्लस उपयोगिता हो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें आपको दो चीजें दी हुई थी और आपको सही उत्तर पहचानना था कि सृजनात्मकता यानी कि क्या है वो दो चीजें। तो आपको याद रखना है कि मौलिकता प्लस उपयोगिता। अब इस मौलिकता का अर्थ क्या होगा? नवीनता, है ना, कोई भी नवीन चीज, नई चीज, ये चीज, इसके बारे में कि हम क्या नया सोचा है हमने, प्लस उपयोगिता यानी जो भी चीज बनेगी उसका उपयोग होना चाहिए, वो आपके उपयोग के लायक हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता है। ठीक, अब देखिए सृजनात्मकता की परिभाषा हम देख लेते हैं। ज्यादा इसमें परिभाषाएं नहीं है, डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, तो एक बार रीड कर लेते हैं, याद हो जाएगा आपको। हेमोवोज तथा हेमोविज के अनुसार नव परिवर्तन लाने। आप पहला वर्ड अगर किसी का याद कर लेंगे ना तो आपको ऑप्शन देख के आंसर समझ में आ जाएगा। नव परिवर्तन लाने, आविष्कार करने तथा तत्वों को इस ढंग से रखने की क्षमता। नया परिवर्तन, कोई भी नया परिवर्तन आपने लाया, कोई भी नया आविष्कार किया तथा तत्वों को इस ढंग से आपने रखा है जैसा कि वो पहले कभी नहीं रखे गए थे। आपके पास सामान है वही है, लेकिन आपने उसमें क्या किया? नव परिवर्तन लाया, आविष्कार किया है, बनाया है कुछ, और उसी तत्व को इस ढंग से आपके पास रखने की क्षमता थी जैसा कि वो पहले कभी नहीं रखे गए हैं, ताकि उसका महत्व बढ़ जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो जो नव परिवर्तन, आविष्कार तथा इस ढंग से रखना जो पहले ही नहीं रखे गए थे, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, हेमोविज तथा हेमोविज ने कहा था। ठीक, कोल एंड ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन यानी अगेन नवीन, है ना, तो नया आविष्कार, नवीन उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो गुणांकन वाला चीज जो आ जाएगा वो कोल में है। ठीक, कोल और ब्रूस ने गुणांकन, अभिव्यक्त, ये सारी चीजें कही थी। ठीक है, या मौलिक उत्पादन, इसके बारे में किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो मौलिक परिणाम है, जो भी नए परिणाम है, उनको व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किस प्रकार से व्यक्त होगा वो आप किस ढंग से सोच सकते हैं, आपकी वो सोचने की क्षमता, आपकी मानसिक प्रक्रिया है कि वो कैसे सोच के आप उसको व्यक्त करते हैं। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। लास्ट, जेम्स ट्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः, मेनली जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो क्या है भाई? नवीन रचना या उत्पादन में होती है। एकदम सिंपल सा था इनका, जेम्स ट्रेवर का। ठीक है, कि मुख्यतः मेनली क्या है? नवीन रचना या उत्पादन, कोई भी नवीन रचना या उत्पादन। लेकिन आपको ये याद रखना है कि नवीन रचना मौलिकता हो प्लस उपयोगिता हो, ये कहलाएगा सृजनात्मकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सृजनात्मकता के तत्व यानी कि उसके एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी के क्या क्या एलिमेंट्स है, यानी कि आप इसको हर चीज को जोड़ के चलेगा। एक एग्जांपल लेके कि कोई बच्चा क्रिएटिव है, ठीक है, स्कूल में कोई बच्चा है। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव हो, यानी जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा है, जरूरी नहीं कि अगर वो कोई क्रिएटिव चीजें सोचनी हो, कोई आर्ट बनाना हो, कोई कंपटीशन हो, तो उसमें भी फर्स्ट आए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। ठीक, तो आपको ये सब चीजों को लेके चलना है माइंड में कि क्या क्या होती है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, इंग्लिश में मैं कहूंगी तो। दूसरा विस्तारण यानी इलाबोरेशन, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, ठीक है, और विविधता यानी अलग अलग चीजें जो विविध है, ठीक है, अलग अलग चीजें आपके पास, विविध रूप आप बोल सकते हैं, वो विविधता हो जाएगी। तो बेसिक ये जो चार है ना, वो आपको मेन याद करना है, वो टॉरेंस के अनुसार था। तो अगर पूछा जाए कि जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी है या सृजनात्मकता के तत्व हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, और ये चार मेन है। तो टॉरेंस के अनुसार कैसे याद रखोगे आप? इंग्लिश में FFOE लिखा है। F यानी फ्लुएंसी, F यानी फ्लेक्सिबिलिटी, O यानी ओरिजिनलिटी और E यानी इलेबोरेशन, यानी धारा प्रवाह, विस्तारण, लचीलापन, मौलिकता। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, ये मैं लिखी नहीं हूँ, अलग से आपको समझा देती हूँ। अब धारा प्रवाह का मतलब क्या होगा? देखिए, धारा प्रवाह, फ्लुएंसी आप सभी समझते होंगे, प्रवाह आप सभी समझते होंगे, लेकिन इसके हिसाब से एक बार बता देती हूँ आपको कि सृजनात्मकता के तत्व यानी कोई बच्चा है अगर वो क्रिएटिव है तो उसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाएंगी, क्या क्या तत्व होगा जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक सृजनात्मक बच्चा है। तो देखिए, किसी भी चीज को अधिक से अधिक समस्या या प्रश्न के प्रति उत्तर अगर कम समय में दे, यानी कि अगर मैं उससे प्रश्न में प्रश्न करते जाऊं, है ना, अगर मैं उसके सामने, किसी बच्चे के सामने कोई समस्या लाके रखूं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाके रखूं, कोई एक प्रश्न दूं, तो उसका रिस्पॉन्स वो
जल्दी देगा, उसका रिस्पॉन्स, उसको सोचने का जो टाइम है वो कम समय में देगा वो। और एक के बाद एक, जैसे मैंने एक चीज उससे पूछी, ठीक है, उसने उसका जवाब दिया, उसी से रिलेटेड मैं कुछ और पूछ लूंगी, उसी चीज से रिलेटेड कुछ और, तो वो तुरंत सोचने लगेगा और तुरंत उसको जवाब देगा, उसका प्रति उत्तर मिलेगा। तो अधिक से अधिक समस्या, मतलब आप कुछ भी उसको समस्या देते जाएं या कुछ भी प्रश्न पूछते जाए, वो उसका प्रति उत्तर आपको देते रहेगा। वो क्या कहलाएगा? फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह होती है उसमें। विस्तारण, विस्तारण यानी इलेबोरेशन। अब इलेबोरेशन क्या है? इस इलेबोरेशन को, ये जो इलेबोरेशन है इसको मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख लेती हूँ, एक्सप्लेनेशन यानी कि वर्णन। वर्णन ये भी लिखा हो सकता है कहीं पे, वर्णन, ठीक है। इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना या वर्णन करना कहने का मतलब है। तो विस्तार या वर्णन करने की योग्यता क्या कहलाएगी? इलेबोरेशन कहलाएगी इसमें। यानी विचारों को संगठित करके, इलेबोरेट, विचारों को, जो आपके विचार है, जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करने की योग्यता हो और उनको संगठित करके, मतलब इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, जो आपके विचार है वो एक जगह आके संगठित होके एक नया आइडिया, कुछ एक नई चीज डिस्कवर हो रही है। तो विचारों को संगठित करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाएगी? इलेबोरेशन यानी कि विस्तारण। नेक्स्ट देखिए, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज अगर कठोर होगी तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज लाने का बहुत कम ऑप्शन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कठोर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि जब भी सिलेबस को, करिकुलम को चेंज करने की बात आए, सिस्टम बच्चों के अनुसार, है ना, हमने अभी पिछले क्लास में क्या पढ़ा है कि सिस्टम को बदलना होगा, एजुकेशन सिस्टम को, किसके अनुसार? बच्चों के अनुसार। तो अगर वो चीज आती है तो हम फ्लेक्सिबल एक करिकुलम रखें जिसको हम बार बार तो नहीं, पर हम चेंज कर सके, जब जरूरत पड़ने पे हम चेंज कर सके, वो चीज फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। सृजनात्मकता में भी यही चीज है, लचीलापन, यानी कि एक समस्या कितने तरीके से समाधान कर सकता है, वो उसकी एक एलिमेंट होगा। किसी बच्चे में लचीलापन होना चाहिए, मतलब एक ही समस्या है, ठीक है, लेकिन उसको वो अलग अलग तरीके से उसको बता सकता है, सॉल्व कर सकता है। आपने उसको एक प्रॉब्लम लाके दे दिया, अब वो उसका बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, बहुत मतलब एक से अधिक समस्या एटलीस्ट, है ना। तो एक समस्या को कितने तरीके से समाधान करके देख सकता है, वो कहलाएगा उसका लचीलापन। नेक्स्ट, मौलिकता, ठीक, ओरिजिनलिटी। जब भी समस्या आए तब समाधान के लिए अन्य लोगों के भिन्न उत्तर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा? मौलिकता। जैसे कि नवीनता हमने देखा, ठीक है, तो ओरिजिनलिटी हम इंग्लिश में कहेंगे इसको। इसका मतलब है कि कोई भी समस्या आए, जब भी एक समस्या आती है तब समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए अन्य लोगों से भिन्न, मतलब कई लोगों का तो जैसे कि रटा रटाया कुछ मान लीजिए आंसर होगा, लेकिन हम उन लोगों से, अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है तो वो अन्य लोगों से किस तरीके से अपने आंसर को थोड़े अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, जो कि उसका अलग उत्तर हो। ठीक, जैसे कि हम एक बहुत जनरल सा होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मल जो बच्चे हैं मान लीजिए वो एक जैसा आंसर देते हैं, पर अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है तो वो उसको और सोचता है उसके बारे में, और क्या बताऊं, और क्या सोच सकूं, इस टाइप की जिज्ञासा उनके अंदर होती है। तो जब भी कोई समस्या आए तो समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्रिएटिव बच्चों के पास, क्रिएटिव लोगों के बाकी लोगों से भिन्न उत्तर प्रस्तुत करने का जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? मौलिकता। अब विविधता, तो विविधता भी सेम चीज है कि भिन्न हो, है ना, विविध हो, एक जैसा मत हो, एक रूप टाइप मत हो कि हर समस्या क्या एक जैसा ही समाधान हो या उसके पास अलग सोच नहीं आ रही हो, क्या हो? विविध हो, है ना, डाइवर्सिटी। तो ये कहलाएगी विविधता। ये किसके अनुसार हम पढ़े? हमने टॉरेंस के अनुसार, ठीक है। क्या क्या है भाई एलिमेंट्स, ये भी दे देता है एग्जाम में, जैसे 4 एलिमेंट्स लिख दी, कोई सा भी एक उसमें अलग कर देगा तो वो आपका ऑप्शन रहेगा कि ये नहीं है, या कौन सा है पूछेगा तो उसमें क्या लिखा होगा? फ्लुएंसी, एक्सप्लेनेशन या इलेबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, या तो हिंदी में अगर मैं बताऊं प्रवाह या धारा प्रवाह, विस्तारण या वर्णन, लचीलापन, मौलिकता, टॉरेंस के अनुसार। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेचर। अब नेचर कैसा है इसका? नेचर मतलब कि प्रकृति कैसी है। हर चीज की प्रकृति होती है ना। फॉर एग्जांपल हम पर्सनैलिटी को भी पढ़े थे कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी जैसा आपकी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी भी डेवलप होती जाती है। ये सिर्फ आपके जन्म जो आपने लिया है उस टाइम जो पर्सनैलिटी थी वैसे नहीं होती है, वो इन्वायरमेंट के साथ बदलती भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग सब चीजों का नेचर होता है ना। तो इसकी प्रकृति क्या है, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अर्जित प्लस जन्मजात दोनों,
यानी कि देखिए, जन्मजात भी होता है ना। हमने देखा है कि कई बच्चे बचपन से ही बहुत क्रिएटिव होते हैं, और बच्चे तो होते ही हैं शुरुआत में, धीरे धीरे जब डेवलप होता है और उनका विकास होता है, तब दिखता है क्लियर कि क्या वो क्रिएटिव है या एक नॉर्मल है ना, बाकी लोग के जैसे। लेकिन जन्म से ये है कि हाँ, हर बच्चा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप उनको छोड़ दें, आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें और कुछ भी एक छोटा सा एक कंपॉक्स बॉक्स दे दें या कुछ भी एक डब्बा ही दे दें, तो वो उस डब्बे के साथ लगातार खेलते रहते हैं बहुत टाइम तक। जबकि हम तो नहीं खेल पाएंगे, हम तो बोर हो जाएंगे ना। एक सिंपल सा डब्बा आप दे देंगे तो क्या, या बड़े बच्चे उतने नहीं होते जितने छोटे बच्चे होते हैं। तो जन्मजात सृजन सभी होते हैं, सृजनात्मकता होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये आपके पर्यावरण से, घर के माहौल से, वातावरण से, ये सब के द्वारा भी वो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये अर्जित भी होती है प्लस जन्मजात, दोनों इसकी प्रकृति है। ठीक, चलिए। अब लिंग भेद नहीं। आप ये कहने का अर्थ है कि जो सृजनात्मकता है उसकी प्रकृति क्या है कि वो लिंग भेद नहीं करती। ऐसा नहीं है कहीं पे भी प्रूवन कि जो लड़कियां हैं उन वो ज्यादा सृजन होंगी, वो ज्यादा क्रिएटिव होंगी, या जो लड़के हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होंगे, है ना। आप क्रिएटिविटी को किसी लिंग से नहीं बांट सकते कि लड़कियां ज्यादा क्रिएटिव होंगी भाई, लड़के कम क्रिएटिव क्रिएटिव होंगे, ऐसा नहीं होता। तो लिंग भेद नहीं होता इसके प्रकृति। ठीक। नेक्स्ट है बुद्धि का सामान्य स्तर। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसके लिए, क्रिएटिव होने के लिए बुद्धि का सामान्य स्तर ही काफी होता है। जरूरी नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ही क्रिएटिव हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो क्रिएटिव ही होगा। मैं आपको इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए कि इसका जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है वो कैसी है कि बुद्धि का इसमें सामान्य स्तर चाहिए, एवरेज, ठीक है। सामान्य स्तर मतलब एवरेज लेवल चाहिए, नॉर्मल लेवल जिसे हम कहते हैं। बहुत हाई लेवल भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें आप लो लेवल को बच्चों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होना यानी वो लॉजिकल सोच सके, रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी हो, कई सारी कैपेबिलिटी चाहिए, सोचने की क्षमता, सीखने की, है ना, ये सारा। तो ये जो वो बच्चे हैं जिनका आईक्यू कम होता है, बहुत ही लो लेवल के अगर आईक्यू वाले हो, तो उनके में ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आपको बुद्धि का समान स्तर चाहिए, हाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एवरेज स्तर चाहिए। ठीक, चलिए, 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन। तो आगे की अभी पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगी, अपसारी चिंतन और बुद्धि का सामान्य स्तर, इसके बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। अपसारी चिंतन को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश, जैसे कि आप कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आप पढ़ते थे फिजिक्स में, है ना, ये उसी जैसा है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में है अपसारी चिंतन, और इसका जो विपरीत है वो क्या हो जाता है, अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी नीचे मैं आपको और बता दूंगी। तो बेसिक जो इसकी प्रकृति है वो मैंने आपको बता दिया कि अर्जित और जन्मजात दोनों होती है, लिंग भेद नहीं करती भाई। बुद्धि का समान स्तर इसमें जरूरी है। अब ये आपके ऑप्शन में आ जाए कि बुद्धि का, जैसे कि हाई स्टैंडर्ड बोल दे, हाई आईक्यू लेवल बोल दे, ये बोल दे, सामान्य बोल दे, लो लेवल बोल दे, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ भी दे दे, तो आपको बेसिकली क्या लिखना है, बुद्धि का समान स्तर तो होना ही चाहिए। अब अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो आगे के पार्ट में मैं आपको अपसारी चिंतन बताऊंगी और बुद्धि का समान स्तर, इस स्टेटमेंट को आप देखिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए अब इस पे। सृजनशील बालक, ठीक, यानी कोई भी क्रिएटिव बच्चा, जो क्रिएटिव चाइल्ड है, सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो, यानी गिफ्टेड चाइल्ड हो। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, तो गिफ्टेड चाइल्ड हो। क्या लिखा है मैंने, देखिए, सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली हो, यानी गिफ्टेड चाइल्ड हो, गिफ्टेड हो वो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो गिफ्टेड ही, मतलब उसका आईक्यू बहुत अच्छा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होगा। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब ये भी जरूरी नहीं है। दोनों में सेम चीजें लिखा है, बस जो स्टेटमेंट आप डायरेक्ट पाएंगे बुक में ना, वैसा ही मैंने लिखा है, बट इसका बेसिकली क्या कहना है कि सृजनशील बालक, यहाँ पे हम मैं 2 चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, सृजनशील, सृजनशील यानी कि क्रिएटिव। तो क्रिएटिव ये जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड हो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये गिफ्टेड चाइल्ड हो। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, ये क्रिएटिव हो, ये भी जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक,
तो दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों वाइस वर्सा, यानी कि क्रिएटिव जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, ये जरूरी नहीं है भाई। ये जरूरी नहीं है कि वो गिफ्टेड हो यानी कि उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। आपने खुद देखा होगा कि कई बच्चे जो पढ़ाई में उतने नहीं होते हैं या जिनको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, वो क्रिएटिव कम होते हैं, है ना। जो बुकिश लैंग्वेज के में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे, लेकिन उनकी सोचने की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उसको रटा रटाया जो उनके में इनबिल्ट था सिर्फ वो उतना ही सोच पाते हैं, वो अलग अलग तरीका उसका नहीं निकाल पाते। तो ये क्या है, एक अर्जित आपका टैलेंट भी है प्लस जन्मजात। हर कोई बचपन में जब आपको जन्मजात तो कॉमन रहता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको अर्जित करते हैं क्रिएटिविटी को, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो गिफ्टेड हो जरूरी नहीं, यानी सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली हो। अब प्रतिभाशाली बालक भी क्रिएटिव हो यह भी जरूरी नहीं है। तो दोनों ये है कि दोनों जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो वो क्रिएटिव भी होगा, या अगर वो क्रिएटिव है यानी कि वो एकदम इंटेलिजेंट गिफ्टेड हो। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अपसारी चिंतन मतलब यही होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी मतलब देखिए, जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, हम जिसे बोलते हैं कि लाइट रेज आ रही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसे अलग अलग जगह में बट जाती है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, एक जगह फोकस आके मिलती है। तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन क्या हुआ, वो ना डिवाइड हो जाती है, यानी अलग अलग जगह वो सोच सकती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, कुछ अलग हट के सोच लेना, इसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन। तो अगर इसके नेचर में पूछा जाए अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन, तो क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट। याद रखिएगा, कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देना, एक ही जगह आके सब मिल जाना। तो ऐसा नहीं होता है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनके पास कोई एक यहाँ पहुंचने के लिए एक ही तरीका नहीं रहता है कि अलग अलग चीजें आके एक ही जगह फोकस पॉइंट पे मिल गई, नहीं। उनके पास अलग अलग, देखिए, वेरियस बहुत सारे अलग अलग दिशा में वो सोच अपनी रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बुद्धि का समान स्तर चाहिए और अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए अब विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सृजनात्मक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, इसमें भी सेम चीजें हैं, बस थोड़े से लैंग्वेज अलग हो जाता है। सृजनात्मक व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है, ऑब्वियसली नए वस्तु की जो उपयोगी भी है और नया हो, है ना, नया हो। तो अब उस नए में मूर्त भी आते हैं, अमूर्त भी, और अशाब्दिक भी आ सकता है। अशाब्दिक यानी बिना शब्द के यूज के, कोई भी आइडिया है, कोई भी मूर्त जिसको आप छू सकते हैं, अमूर्त जो कोई भी जिस चीज को आप नहीं छू सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं अमूर्त। तो सृजनात्मक व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है, जो वस्तु मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी और अशाब्दिक भी हो सकती है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं सृजनात्मक के बारे में। व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर आधारित होता है ना, जो बच्चा अगर कुछ उसने डिस्कवर किया तो उसको याद रहता है कि मैंने इस प्रकार से इस चीज को बनाया था, तो अगले बार उसको या तो वो चीज याद रहती है या तो उसी में और वो कुछ कुछ चीजें फिर बनाता है। तो उसके पूर्व अनुभव, जो भी उसके पहले के अनुभव, उसके ऊपर वो आधारित होती है, वो और सीखता जाता है, एड ऑन होता जाता है उसके अनुभव में। ठीक, और क्या विशेषता, अभी हमने पढ़ा अपसारी चिंतन, ये उसकी विशेषता में ही हो गई। क्या होता है कि एक समस्या के कई तरीकों से चिंतन कर समाधान निकालना कहलाएगा अपसारी चिंतन। वही जो मैंने बताया कि एक लाइट रे है, वो अलग अलग दिशा में, एक दिशा में नहीं आ रही है, वैसे उसका जो चिंतन है वो एक जगह नहीं जाके अलग अलग जगह फैलता है, ये अपसारी चिंतन होता है ना। तो एक ही समस्या का कई तरीकों से चिंतन कर वो समाधान निकाल सकता है, अलग अलग उसके पास एक ही समस्या के अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन सोच सकता है, निकाल सकता है। ठीक, और क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि जो ऐसे बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, वो रिस्क लेने पे बिलीव करते हैं, वो जोखिम ज्यादा उठा सकते हैं, साहसी होते हैं। और कई बार देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्रिएटिव नहीं है ना, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव हो, तो वो एक ही जगह पे एक ही रूप में टिके रहते हैं उसी प्रकार से। जबकि ये जो बच्चे हैं वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद को सोचते हैं कि हम और अपने आप को किस तरीके से ढालें और अपना बेटरमेंट कैसे करें, है ना, अपने पूर्व अनुभव पे जैसे मैंने बताया कि आधारित होते हैं। तो किस तरह वो जोखिम उठाते हैं कि मुझे अलग अलग चीज ट्राई करनी है, साहसी होते हैं, सदैव अग्रशील होते हैं, आगे रहना, अग्रशील रहना, उसके बारे में सोचते हैं कि इससे मैं और क्या बना सकता हूँ, अपने अपनी चीजों को क्या बोलना चाहिए उसमें, मतलब खुद ही को मोटिवेट करते हैं कि मुझे और अग्रशील होना है, मैं अगले बार ऐसा बनाऊंगा, अगले बार इस चीज का, मतलब वो आगे की सोचते रहते हैं, है ना।
कठिन कार्यों को करना, ऑब्वियसली कोई भी समस्या है उसको उनको अलग तरीके से समाधान निकालना है, कई समाधान उनके पास रहता है, यानी कि जो भी कठिन कार्य है वो उसको करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, उनके में दृढ़ निश्चय होता है। कल्पनाशील होते हैं, अधिक दृढ़ निश्चयी होते हैं। कल्पनाशील, बहुत सोचते हैं, बहुत कल्पना करते हैं, विचार उनमें पूरी तरीके से भरा होता है ना, कई कितनी सारी चीजें सोचते हैं तो कल्पना करते हैं। अधिक दृढ़ निश्चयी होते हैं, किसी चीज को ठान लेंगे तो फिर मुझे वो करना है। ठीक, तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है ये सारे गुण आप उनमें पाएंगे। स्वकेंद्रित, खुद के लिए, सेल्फ सेंटर्ड हम इसे कहेंगे इंग्लिश में, तो खुद के लिए सोचते हैं कि मेरे में क्या कमी रह गई थी। अगर वो बच्चे को लगता है कि मैंने ये चीज गलत कर दिया तो मैंने क्यों किया, मतलब खुद को एनालाइज करते हैं बार बार और खुद में ही कमी निकालते हैं, गलती करते हैं तो जो भी गलतियां उनसे हुई होगी खुद में कमी निकालते हैं, खुद को ही मोटिवेट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन, मतलब ये भी एक हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं वो, उनका बाहरी कोई मोटिवेट आके करे उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ती है, वो खुद चाहते हैं कि वो जोखिम उठाएं, साहसी रहते हैं वो, है ना, आगे की सोचते हैं, कठिन कार्यों को करना, कल्पनाशील होते हैं और स्वकेंद्रित होते हैं। तो ये सब उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, तो मेन जो इसमें था ना, इसमें देखिए अब क्या बचा आपको बताना, ये विशेषताएं तो हो गई। अब वही मैं आपको बता रही हूँ, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये बता देती हूँ। अभिसारी, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, याद से ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अभिसारी चिंतन है वो नहीं होता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या होती है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होती है भाई, तो केवल एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन। ठीक, मतलब इसमें हम अधिक विकल्प और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता। जैसे कि देखिए ऐसा है, ठीक है, यहाँ सब विचार आ रहे हैं या प्रकाश के दृष्टि से आप समझ सकते हैं। अब ये एक जगह आके सब मिल गए यहाँ पे, ठीक है, एक ही, और ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन। ठीक है, मतलब उसके पास जो अलग अलग मटेरियल रिसोर्सेस थे वो उससे सिर्फ एक तरीके से केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करता है। ये अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं देता है। ये होता है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी चिंतन। अब डाइवर्जेंट चिंतन क्या है भाई, अपसारी चिंतन क्या है, कि बालक को चिंतन के अलग विकल्प, बालक को चिंतन के अलग विकल्प, चिंतन के अनेक या अलग अलग विकल्प, अनेक विकल्प या विचार, विकल्प हो मतलब ऑप्शंस हो या आइडियाज हो, विचार को अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग जगह है ना, अलग अलग दिशा में उनके विकल्प या विचार को फैलाने का अवसर देता है। ठीक है, फैलाने का अवसर देता है, अवसर प्रदान करता है। जैसे कि ये है, ठीक, अब यहां जो आ रही है थिंकिंग बोल दीजिए, वो ऐसे फैल रही है, ठीक है, वो एक जगह सेंटर्ड नहीं है, वो अलग अलग दिशा में फैल रही है। तो बालक को चिंतन के अलग विकल्प या विचार को अलग अलग दिशा, देखिए यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में फैलने का अवसर मिलता है। इसी को हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसको कहेंगे, अपसारी चिंतन को। ठीक, और कुछ देख लेती हूँ बताने का इसमें अगर बचा है तो। अच्छा देखिए, सृजनात्मक के प्रमुख सिद्धांत ये भी है, लेकिन ना ये मैं आपको जब हाँ, ये मैं आपको तब बताऊंगी, सिद्धांत भी है इसमें, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, रुकिए, सिद्धांत, लेकिन ना ये मैं आपको अगली वीडियो में जब अब मैं इस पे एमसीक्यू बनाऊंगी ना उस टाइम बता दूंगी, क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी कम आते हैं, मतलब आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये टॉपिक ही छोटा सा है, तो जब एमसीक्यू करेंगे ना तब मैं आपको सिद्धांत बता दूंगी। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।